तो एक तर्क का युग शुरू हुआ, जिसको हम इतिहास में या अपने समाजशास्त्र में पुनर्जागरण युग के नाम से जाना जाता है। और इसमें नतीजा ये हुआ कि व्यक्तिवादी तार्किकता थी, इसका कुल मिला के नतीजा ये हुआ कि व्यक्तिवादी तार्किकता थी, उसने मध्ययुगीन सत्ता को चुनौती दी और जो ज्ञान पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, शिक्षा पर, परिवार विवाह पर, एक अन्य संस्थाओं पर जो धार्मिक विचारों की जकड़न थी, उससे उस जकड़न को तोड़ने के लिए चुनौती दी। तो मध्ययुगीन सत्ता को व्यक्तिवादी तार्किकता से चुनौती दी गई। लेकिन ये यही नहीं रुके, क्योंकि हम जानते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हम समाजशास्त्र में पढ़ते आए हैं, जब हमने बीए फाइनल में समाजशास्त्र में सामाजिक विचारकों में कार्ल मार्क्स के विचार पढ़े, तो हमने देखा कि कार्ल मार्क्स समाज की उद्भव के लिए एक पद्धति बताते हैं, और उस पद्धति का नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति। और वो मूल रूप से ये कहती है, द्वंद्वात्मक पद्धति ये कहती है कि कोई भी क्रिया होती है तो थोड़े समय बाद में उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। यानी कोई चीज स्थापित हो जाती है समाज में, तो उस चीज को स्थापित होने के बाद उसी में से कोई न कोई अंतर्विरोध पैदा हो जाता है, और उसी चीज को, उसी वाद को चुनौती दी के एक प्रतिवाद पैदा होता है। यानी थीसिस को चुनौती दी जाती है एंटीथीसिस द्वारा, वाद को चुनौती प्रतिवाद द्वारा। तो ठीक ऐसा ही हुआ। अब ये सारी चीजें जो व्यक्तिवादी तार्किकता थी, इंडिविजुअल रैशनलिज्म था, जिसने मध्ययुगीन सत्ता को चुनौती दी थी, अब इसके खिलाफ भी प्रतिक्रिया हुई। और उसका नतीजा ये हुआ कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 1800 लेके, आप मान सकते हैं कि 1800 लेके 1820, 1830, 1835 तक, एक बार फिर जो पुराने विचार थे, उन्होंने इन आधुनिक पुनर्जागरण काल के आधुनिक विचारों को फिर चुनौती देने की कोशिश की। क्योंकि जब कहीं भी द्वंद्व होता है, कभी भी दो पक्षों में द्वंद्व होता है, तो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। एक प्रतिक्रिया, एक क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया करता है, और दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया करता है तो पहला पक्ष वापस पुनः प्रतिक्रिया करता है। और इस तरह समाज का उद्भव होता है, समाज का इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे विचारों का इवोल्यूशन होता है, भौतिक परिस्थितियों का इवोल्यूशन होता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, पुनर्जागरण काल के बाद, 1800 से लेके 1830 तक मान लीजिए आप, वापस इस पुरातनवादी, रूढ़िवादी विचारों ने चुनौती दी। और नतीजा ये हुआ कि तर्क को परंपरा से चुनौती दी गई कि तर्क महत्वपूर्ण नहीं है, परंपरा महत्वपूर्ण है। परंपराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। यानी तर्क को, तार्किक व्याख्या को परंपरागत व्याख्या से वापस चुनौती दी गई। व्यक्तिवाद को समुदायवाद से चुनौती दी गई कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, समुदाय बड़ा है। क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण काल में कहा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी चीज है, समुदाय बड़ी चीज नहीं है। हर व्यक्ति, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल रैशनलिज्म, इसीलिए कहते हैं इसको व्यक्तिवादी तार्किकता। लेकिन वापस 19वीं शताब्दी के शुरू में इसको चुनौती दी गई और कहा गया कि नहीं, समुदायवाद बड़ा है, महत्वपूर्ण है, समुदाय महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं। और जो तार्किकता पैदा हुई थी, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हुआ था, उसको
अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चुनौती दी गई। वापस वही आस्था, विश्वास जैसी चीजों को तार्किकता से ऊंचा बताया गया, तर्क से ऊंचा बताया गया। और ये बात हमको हमारे जो शुरुआत के अर्थशास्त्र समाजशास्त्री थे उनमें भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर समाजशास्त्र शुरू तो किया था अगस्त कॉम्ट ने, लेकिन अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे वो सेंट साइमन थे। और सेंट साइमन समाज को एक आदर्शवादी तरीके से गठन करना चाहते थे। तो उनमें एक आदर्शवाद था, वो व्यवस्था की बात करते थे, और ये व्यवस्था कहीं न कहीं पुरातनवादी विचार को इंगित करता है। ठीक वैसे ही अगस्त कॉम्ट ने भी ऐसा ही किया। अगस्त कॉम्ट सारी जगह वैज्ञानिकता की और वैज्ञानिकवाद की और प्रत्यक्षवादी बात करते हैं, वैज्ञानिक व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक मोरलिटी की बात की, आखिर में नैतिकता की बात की कि सोसाइटी का गठन नैतिकता द्वारा होना चाहिए। और ठीक ऐसे ही हमको दुर्खीम में मिलता है। दुर्खीम ने भी व्यक्ति से बड़ा कलेक्टिविज्म को बताया, सामूहिकता को व्यक्ति से बड़ा बताया। इसीलिए उन्होंने अपना सिद्धांत था, वो सामाजिक तथ्य का सिद्धांत था जिसकी अध्ययन अपन कर चुके हैं बीए फाइनल में। उसमें उन्होंने व्यक्ति को सामूहिकता का गुलाम बताया एक तरह से। तो हालांकि ठीक है, 19वीं शताब्दी में इन सारे विद्वानों के विचारों में कहीं न कहीं वो एक जो प्रतिक्रिया थी पुनर्जागरण के विचारों के प्रति वो दिखाई देती है इनके लेखन में। लेकिन फिर भी ये जो समाजशास्त्री थे, सेंट साइमन, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, ये सब पॉजिटिविस्टिक थे, यानी ये चाहते थे कि समाज की व्याख्याओं को तर्क पर आधारित होना चाहिए, तार्किकता पर आधारित होना चाहिए। और 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी पूरी उदारवाद बनाम रूढ़िवाद के बहस में चलती रही। और इसका नतीजा ये हुआ कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों की कितनी विविधता है। और ये विविधता इसलिए है, कितने सारे समाजशास्त्रीय सिद्धांत 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में आए, कितने प्रकार के दृष्टिकोण आए, कितने उनमें अप्रोचेज आई, कितने मेथड आए, विधियाँ आई। और ये सब 19वीं और 20वीं शताब्दी में चलता रहा। इसीलिए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विविधता का कारण यही उदारवाद और रूढ़िवाद का आपसी द्वंद्व था और द्वंद्व है। आज इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आप अपने प्रश्न कल की तरह मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक यू।